दुनिया की सबसे डरावनी चीज क्या है? भूत, शैतान या कोई सीरियल किलर? नहीं, सबसे डरावनी चीज है जब तुम्हें समझ ही ना आए कि दुश्मन आखिर है कौन। और ये मूवी एग्जैक्टली इसी डर पर बनी है। एक छोटा सा गांव जहां लोग अचानक बीमारी का शिकार होने लगते हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है और फिर वो अपने ही फैमिली का कत्ल कर देते हैं। पुलिस जितना सच के करीब पहुंचती है उतना ही सब कुछ कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर इंसान सस्पेक्ट लगता है और हर क्लू किसी और की तरफ पॉइंट करता है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द वेलिंग की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव गॉक्सियोंग से। ये एक ऐसा गांव है जहां जिंदगी नॉर्मली बहुत ही शांत चलती है। लोग अपने काम से काम रखते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई खास काम नहीं रहता। और इसी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है मूवी का मेन कैरेक्टर जोंगू। अब जोंगू कोई टिपिकल एक्शन हीरो नहीं है, ये बंदा ज्यादा रियलिस्टिक है। मतलब अगर हॉरर मूवी में कोई आवाज आए तो ये उसकी तरफ ना जाके पहले ये सोचेगा कि भाई पहले कोई और चेक कर ले। एक सुबह तेज बारिश के बीच पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आता है। खबर मिलती है एक आदमी ने अपने ही फैमिली को बेरहमी से मार दिया। जोंगू और उसकी टीम तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचती है, लेकिन घर के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ खून ही खून है, फैमिली के मेंबर्स मरे पड़े हैं और जिस आदमी ने ये सब किया है वो एक कोने में बैठा हुआ मिलता है। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, शरीर पर दाने और इन्फेक्शन जैसी चीजें नजर आ रही थी और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। पुलिस को लगता है कि ये शायद किसी मेंटल ब्रेकडाउन या पॉइजनिंग का केस होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ दिनों बाद बिल्कुल वही इंसिडेंट फिर से हो जाता है। फिर एक और फिर एक और। हर बार पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। पहले एक अजीब बीमारी, फिर विक्टिम के बिहेवियर में बदलाव और उसके बाद अपने फैमिली पर जानलेवा हमला। धीरे धीरे पूरा गांव डर के माहौल में जीने लगता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच गांव में एक रूमर बहुत तेजी से फैलने लगता है। लोग कहने लगते हैं कि यह सब एक जापानीज आदमी के आने के बाद शुरू हुआ है। गांव के पास जंगल में एक जापानीज स्ट्रेंजर अकेले रहता है। किसी को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और हॉरर स्टोरीज का एक बेसिक रूल है, जितना कम किसी कैरेक्टर के बारे में पता हो उतना ही ज्यादा लोग उसे विलन मान लेते हैं। गांव वाले भी वही कर रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ श्रापित है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास कोई काली ताकत है। जुंगू शुरू में इन बातों को सीरियसली नहीं लेता, उसके लिए सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन फिर एक आदमी बहुत ही अजीब कहानी सुनाता है। उसके मुताबिक एक रात वो जंगल में गया था। वहां उसने जापानीज स्ट्रेंजर को देखा, लेकिन नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। उसकी आंखें अजीब थी, उसके बिहेवियर डरावना था और उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज खड़ी हो। अब ये बात कितनी सच है और कितनी इमेजिनेशन, ये कोई नहीं जानता। जुंगू भी धीरे धीरे सोचने लगता है कि शायद इस रूमर के पीछे कुछ सच्चाई हो सकता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब उलट पुलट हो जाती है जब ये सब उसके घर तक पहुंच जाता है। उसकी छोटी बेटी हियोजिन अचानक अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। पहले सबको लगता है कि वो सिर्फ जिद्दी हो रही है, लेकिन बात इतना सिंपल नहीं होती। वो बिना वजह गुस्सा करने लगती है, अजीब बातें बोलती है और धीरे धीरे उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका रिएक्शन इतना स्ट्रेंज होता है कि पूरी फैमिली शॉक रह जाती है। और बिलीव करो, इसमें कोई स्कैरी सीन नहीं था, फिर भी ये मूवी का सबसे अनकंफर्टेबल सीन्स में एक है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा अचानक ऐसे बिहेव कर रहे जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो तो डर ऑटोमेटिकली लगने लगता है। जुंगू अब सच में परेशान हो जाता है। डॉक्टर्स भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाते और जितना वो पहले रूमर्स को इग्नोर करता था अब उतना ही ज्यादा यकीन करने लगा है। एक दिन जुंगू और उसका पार्टनर उस आदमी के घर जाने का फैसला करते हैं। दोनों जंगल के बीच उसके घर तक पहुंच जाते हैं। पूरा एरिया अजीब तरह से खाली लग रहा था, सिर्फ हवा की आवाजें और एक अनकंफर्टेबल साइलेंस। घर के अंदर घुसते ही उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर उनकी नजर कुछ फोटोग्राफ्स पर पड़ती है, बहुत सारी फोटोग्राफ्स। और उन फोटोग्राफ्स को देखकर जुंगू का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उनमें से कई लोग वही होते हैं जो बाद में इन्फेक्टेड हुए या मर गए। अब तक ये सिर्फ शक था, लेकिन अब चीजें ज्यादा सीरियस लगने लगती है। जैसे जैसे वो घर को और सर्च करते हैं उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। रूम के अंदर अजीब रिचुअल ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, मरे हुए जानवर, अजीब निशान और ऐसी चीजें जो किसी नॉर्मल इंसान के घर में नहीं मिलनी चाहिए। पूरा रूम को देखकर लगता है जैसे यहाँ कोई डार्क रिचुअल का काम चल रहा हो। अब जुंगू लगभग कॉन्विंस हो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद वो गांव वाले गलत नहीं थे। जुंगू और उसके साथी गाड़ी में कहीं से लौट रहे होते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसे एक छोटा सा जूता दिखाता है। जूता देखते ही जुंगू का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बेटी हियोजिन की जूते के जैसा लग रहा था। हैरान होकर वो घर पहुंचते ही हियोजिन से पूछता है, लेकिन हियोजिन साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये उसका जूता है ही नहीं। बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन जुंगू के दिमाग में नहीं।
क्योंकि उसे याद आने लगती है बहुत सारी अजीब बातें जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। ह्योजिन का बदलता व्यवहार, गांव में हो रही रहस्यमयी मौतें और जापानीज स्ट्रेंजर को लेकर फैली हुई अफवाहें। पहली बार जुंगू को लगने लगता है कि शायद ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि इन सब का आपस में कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। और यही सोच उसे जापानीज स्ट्रेंजर के घर तक पहुंचने पर मजबूर कर देता है। वो और उसका साथी उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां दोनों तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। जुंगू से साफ कह देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। जापानीज स्ट्रेंजर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है और धमकी देने के बाद वो दोनों वहां से लौट आते हैं। जापानीज स्ट्रेंजर के घर से लौटने के बाद जुंगू के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सच में वही आदमी इन सबके पीछे है? और अगर है तो उसकी बेटी ह्योजिन को कैसे बचाया जाए? ह्योजिन की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जाती है। अब वो सिर्फ गुस्सा नहीं करती, कभी अचानक चिल्लाने लगती है और कभी ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर वालों को पहचान नहीं रही। पूरा घर डर और बेचैनी से भर चुका था। जुंगू को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिरकार मजबूर होकर फैमिली एक तांत्रिक को बुलाती है। उस तांत्रिक का नाम था इलिकुआंग। अब इस आदमी की एंट्री देखकर ही लग जाता है कि ये आम डॉक्टर वाला काम नहीं है। गांव वालों को उस पर काफी भरोसा था और उसने ह्योजिन को देखते ही कह दिया कि लड़की किसी बुरी ताकत के असर में है। उसके मुताबिक अगर जल्दी कुछ ना किया जाए तो बात बहुत खतरनाक हो सकती है। जुंगू के पास अब भरोसा करने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो तांत्रिक की बात मान लेता है। इसी बीच हमें एक रहस्यमयी औरत नजर आती है। सफेद कपड़े पहने हुई एक औरत जो कभी जंगल में दिखाई देती है, कभी रास्ते के किनारे और कभी दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। सबसे अजीब बात ये थी कि वो बार बार जापानीज स्ट्रेंजर के बारे में चेतावनी देती थी। उसका कहना था कि उस आदमी से दूर रहना चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि उस औरत पे भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूवी में हर आदमी कुछ न कुछ छुपा रहा था। अब आता है मूवी का सबसे डरावना और यादगार हिस्सा। वो तांत्रिक ह्योजिन के लिए एक बड़ा अनुष्ठान शुरू करता है। ढोल बजने लगते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और माहौल धीरे धीरे और भयानक होता जाता है। शुरू में सबको लगता है कि शायद अब ह्योजिन ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है ह्योजिन की हालत और खराब होने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है और ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर मौजूद कोई चीज इस अनुष्ठान का विरोध कर रहा हो। ये सब देखकर जुंगू और उसकी फैमिली घबरा जाती है, लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। इस समय मूवी हमें जापानीज स्ट्रेंजर को भी दिखाती है जो अपने घर में कुछ अजीब कर रहा होता है और यहीं से पूरी कहानी एक नई मोड़ लेती है। एक तरफ तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है, दूसरी तरफ जापानीज स्ट्रेंजर किसी रहस्य में काम में लगा हुआ है। दोनों जगह जो कुछ हो रहा था उसका असर ह्योजिन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब सवाल ये था, आखिर किसकी ताकत किस पर भारी पड़ रही है और असल में ह्योजिन को नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है? ये पूरा दृश्य इतना जबरदस्त था कि पहली बार देखने वाला आदमी पूरी तरह उलझ जाता है। जैसे जैसे अनुष्ठान तेज होता जाता है वैसे वैसे ह्योजिन की चीखें भी बढ़ने लगती है। उसकी हालत देखकर जुंगू टूटने लगता है। आखिर वो एक बाप था और उसके सामने उसकी बेटी बुरी तरह तड़प रही थी। तांत्रिक उसे बार बार कहता है कि अनुष्ठान को बीच में मत रोकना, क्योंकि अगर ये रुक गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन उस वक्त जुंगू को सिर्फ अपनी बेटी नजर आ रही थी। उसे लगने लगा ये अनुष्ठान उसकी बेटी को बचा नहीं रहा बल्कि उसकी जान ले रही है और घबराहट में आकर वो अनुष्ठान को रुकवा देता है। उस वक्त उसे लगता है कि उसने सही फैसला किया है, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अनुष्ठान रुकने के बाद भी ह्योजिन ठीक नहीं होती और सबसे बड़ी बात, अब उस तांत्रिक पर भी शक होने लगता है। उधर जुंगू और उसके साथी जापानी स्ट्रेंजर के पीछे लग जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि सारी मुसीबत की जड़ वही आदमी है, लेकिन वहाँ उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मिलता है। अचानक वो आदमी उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक को काट लेता है। कुछ देर बाद वो ज़ॉम्बी जैसा आदमी मर जाता है। इस दौरान जुंगू की नजर उस जापानी आदमी पर पड़ता है। उसे देखते ही जुंगू और उसके दोस्त उसके पीछे भागने लगते हैं ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन वो जापानी आदमी पहाड़ों के नीचे कहीं छुप जाता है और उनके हाथ नहीं आता। जब जुंगू और उसके दोस्त वापस लौट रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि सफेद कपड़ों वाली रहस्यमयी औरत ने उस जापानी आदमी को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। उसे देखकर सब डर जाते हैं और उसकी बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। दूसरी तरफ वो तांत्रिक गांव छोड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कुछ मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल क्रिएचर्स उसका रास्ता रोक देते हैं। जैसे कोई अनजानी ताकत उसे गांव से बाहर जाना ही नहीं देना चाहती थी। तब वो जुंगू को फोन करता है और उसे एक सच बात बताता है। वो कहता है कि असली विलेन जापानीज आदमी नहीं बल्कि सफेद कपड़ों वाली औरत थी और जापानीज आदमी तो असल में लोगों को उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनते ही जुंगू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर से वो सफेद कपड़ों वाली औरत मिलती है।
वो उसे रोक कर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम घर के अंदर मत जाना। लेकिन जुंगू बेचैन था। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, वो औरत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच जुंगू का दोस्त एक गुफा के अंदर पहुंचता है। वहां जाकर वो देखकर हैरान रह जाता है कि जापानीज आदमी अभी भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि वो कोई अजीब और डरावना रिचुअल कर रहा होता है। जुंगू का दोस्त उससे पूछता है, तुम आखिर हो कौन और ये सब कर क्या रहे हो तुम? उधर जुंगू की बेटी घर में बैठी लगातार बहुत सारा खाना खा रही होती, जैसे उसके अंदर कोई इंसानियत बची ही ना हो। आखिरकार जुंगू अपने डर और कंफ्यूजन के आगे हार जाता है और घर लौट आता है, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जैसे वो घर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी बेटी ने घर के सब लोगों को बेरहमी से मार दिया था। फिर भी एक बाप होने के नाते जुंगू उसे अपने पास बुलाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इस वक्त गुफा में एक और खौफनाक सच सामने आता है। जापानीज आदमी अपने असली रूप में आ जाता है। उसका चेहरा इतना डरावना और शैतानी था कि देखकर किसी के भी रूह कांप जाए। तब हमें समझ आता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक एविल सुपरनेचुरल एंटिटी था। दूसरी तरफ तांत्रिक भी जुंगू के घर पहुंच जाता है। वहां वो सफेद कपड़ों वाली औरत को देखता है, और फिर उसकी नजर घर के बाहर बैठी जुंगू की बेटी पर पड़ती है, जिसने अभी अभी सबका खून किया होता है। और फिर फिल्म का आखिरी और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। हमें पता चलता है कि तांत्रिक भी जापानीज आदमी के साथ मिला हुआ था। उसके पास भी विक्टिम्स की फोटो होती है, और पहले भी जापानीज आदमी ने ही उसे गांव से भागने से रोका था। इससे साफ हो जाता है कि वो दोनों किसी न किसी तरह एक ही अंधेरी ताकत के लिए काम कर रहे होते हैं। आखिर में जुंगू अपनी बेटी और अपने परिवार को नहीं बचा पाता। सफेद कपड़ों वाली औरत की बात ना मानकर वो उस जाल में फंस जाता है जो शैतान ने उसके लिए बिछाया था। और इस तरह इविल की जीत के साथ एक बेहद डार्क और डिस्टर्बिंग एंडिंग पर द विलिंग खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें